हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये इस चैप्टर का 6th पार्ट रहेगा। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर बहुत लेंथी था, दैट्स वाई इसके इतने पार्ट्स बने हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थी अफ्रीका की, उनकी लाइफ्स के ऊपर क्या क्या चेंजेस हुए प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। देन हमने देखा था किस तरीके से पैस्चर लैंड जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी और पैस्चर लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा था कल्टिवेटेड लैंड में। अब हम आगे देखेंगे, बॉर्डर्स जो थे वो क्लोज कर दिए गए थे। 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पेस्टोलिस्ट जो थे वो मूव नहीं कर पा रहे थे पैस्चर्स की सर्च में। ठीक है, ग्रीन ग्रास लैंड की सर्च में वो लोग मूव नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब वो पैस्चर लैंड जब एग्जॉस्ट हो जाता था एक जगह पे, दे मूव टू अ डिफरेंट एरिया टू ग्रेज देयर कैटल। और उन लोगों को क्या करना पड़ता था, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, चरवाहे जो थे अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे ताकि वो क्या कर सके, अपने जानवरों को चरवा सके। लेकिन ये जो मूवमेंट थी इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। पैस्चर लैंड जब भी ख़त्म हो जाती थी, यानी कि जब एक जगह पे घास पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, तो वो लोग जो थे वो डिफरेंट एरिया में चले जाते थे ताकि वो एक नई लैंड ढूंढ सके पैस्चर की और अपने जानवरों को, कैटल्स को ग्रेज करवा सके। लेकिन लेट 19th सेंचुरी के टाइम से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो थी उनकी मोबिलिटी के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। मोबिलिटी के मतलब हो गया मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, उनकी मूवमेंट के ऊपर पूरी तरह से क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। जिस तरह से मसाई कम्युनिटी जो थी, ठीक है, और दूसरे पेस्टोरल ग्रुप्स जो थे उनको भी फोर्स किया गया कि वो एक ही जगह पे एक ही मतलब सेटलमेंट जो है वो कर ले, मतलब एक ही परमानेंट प्लेस जो है वो बना ले। बाउंड्रीज जो थी इन रिजर्व्स की वो लिमिटेड थी और विद इन विच दे कुड नॉट मूव, जिसमें वो क्या कर सकते थे, मूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, मतलब अब जो बाउंड्री सेट की गई थी, जैसे ये है, इस जगह पे उनको सेटल होना है तो इसी के इर्द गिर्द वो घूम सकते थे, इसके बाहर वो नहीं जा सकते थे। अगर वो जाते थे तो उनको सज़ा सुनाई जाती थी या सज़ा दी जाती थी या टैक्स पे करना पड़ता था। और उन लोगों को अलो नहीं था कि वो अपने स्टॉक के साथ, अपने जानवरों के साथ बाहर जा सके बिना किसी स्पेशल परमिट के। और परमिट बनाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट उनको, मतलब डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी, एज इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट परमिट्स विदाउट ट्रबल एंड हरासमेंट और ट्रबल के बिना उनको तो परमिट अलो होता ही नहीं था। दोज फाउंड गिल्टी ऑफ डिसोबेइंग द रूल्स वर सेवरली पनिश्ड। और जो लोग परमिट पाने के लिए कोई डिसोबे कर देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को या उनके रूल्स को डिसोबे करते थे तो उनको जो है वो सज़ा सुनाई जाती थी। पैस्टोरलिस्ट जो थे उनको अलो नहीं था कि वो मार्केट्स के अंदर एंटर कर सके वाइट एरियाज़ के। ठीक है, वाइट एरियाज यानी कि ब्रिटिशर्स की मार्केट में उनको एंटर करना बिल्कुल जो था वो अलो नहीं था। बहुत सारे रीजन्स के अंदर उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई गई थी कि वो किसी भी तरह के ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी भी तरह के व्यापार में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वाइट सेटलर्स और जो यूरोपियन कॉलोनलिस्ट थे वो पेस्टोरलिस्ट को एज अ डेंजरस एंड सवेज पर्सन देखते थे, मतलब बहुत ही खतरनाक और भयानक राक्षस टाइप उनको मानते थे। पीपल विद होम ऑल कॉन्टैक्ट हैड टू बी मिनिमाइज्ड। और ऐसे लोगों के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट जो था वो बिल्कुल कम कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि ये लोग जो हैं अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट जो है वो क्या है, खतरनाक है, राक्षस टाइप के हैं और हमें इन लोगों से कम जो कांटेक्ट है वो बनाना होगा। कटिंग जो थी, कटिंग ऑफ ऑल लिंक्स वाज, उनसे मतलब बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। उन और नेवर रियली पॉसिबल बिकॉज वाइट कॉलोनिस्ट हैज़ टू डिपेंड ऑन ब्लैक लेबर्स टू बोर माइंस एंड बिल्ड रोड एंड टाउन्स। मतलब पूरी तरह से भी हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने अपना लिंक जो था वो ख़त्म किया था। उन्होंने ये चीज़ तो बोली थी कि लिंक जो है इनके साथ कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत कम से कम बनाना पड़ेगा। अब कम से कम क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पे उनको उनकी ज़रूरत भी थी। जैसे कि उन्होंने क्या किया, उनको रोड्स बनानी होती थी, टाउन्स बनाने होते थे, तो इन चीज़ों को करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, उनके साथ थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट जो था वो बना के रखा। न्यू टेरिटोरियल बाउंड्री जो थी वो सेटअप कर दी गई और रिस्ट्रिक्शन जो थी वो इम्पोज कर दी गई, जिसकी वजह से लाइफ जो थी पेस्टोरलिस्ट की वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। इन चेंजेस की वजह से पेस्टोरल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरी तरह से क्या पड़ने लगा, इफेक्ट पड़ने लगा। कहने का ये मतलब है, ये जो बदलाव आ रहे थे, ये जो अचानक से बदलाव लाए गए, इसकी वजह से उनका जो ट्रेड था और उनकी जो पेस्टोरल कम्युनिटी थी वो उनके ऊपर, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ जो थी उनके ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया।
पेस्टोरलिस्ट जो थे वो सिर्फ अपने जानवरों की देखभाल नहीं करते थे, बल्कि वो ट्रेड भी करते थे वेरियस प्रोडक्ट्स का। ठीक है, जैसे जानवरों का दूध हो गया, मीट हो गया, एनिमल स्किन हो गया, वूल हो गया, इनको बेचकर वो पैसा भी कमाते थे, व्यापार भी करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर टैक्सेस लगाना या रिस्ट्रिक्शंस लगाना इम्पोज कर दिया या इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर, तो उनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से कट रही थी। ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी कॉलोनियल रूल के अंडर, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को ही नहीं रोका, बल्कि उनके बहुत सारी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस को भी क्या कर दिया था, उनके ऊपर भी रोक लगा दी थी। अब व्हेन पेस्चर्स ड्राई, जब पेस्चर्स ड्राई हो जाते थे, ग्रीन ग्रास लैंड ड्राई हो जाती थी, तब क्या होता था, तो ड्रॉट जो है, सूखा जो जब पड़ता था, तो पेस्टोरलिस्ट की लाइफ जो थी, कहीं पे भी जहाँ पेस्टोरलिस्ट रह रहे होते थे, जहाँ पे भी सूखा पड़ता था, उनकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से असर करती थी उनकी लाइफ के ऊपर। जब रेनफॉल नहीं होती थी और पैसेज ड्राई हो जाते थे, कैटल जो है वो स्टार्व करना शुरू करते थे, मतलब भूखे मरना शुरू हो जाते थे, अनलेस दे कैन बी मूव टू एरियाज वेयर फॉरेज इज अवेलेबल। और ना ही मतलब जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, कल्टिवेटेड लैंड जो वाला एरिया था या आपका पेस्टोरल लैंड वाला एरिया था, उसके ऊपर कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया और पेस्टोरल कम्युनिटी के लोगों को ड्राई एरियाज में भेज दिया। अब वहाँ पे ना तो बारिश होती थी, ना ही वहाँ पे पेस्चर जो था वो अच्छे से ग्रो होता था। तो जब बारिश नहीं हो रही है, पैस्चर ड्राई हो जाते थे, कैटल जो थे वो भूखे मरने लग जाते थे, और उनको दूसरे एरियाज में भी नहीं जाने दिया जाता था चारे के लिए। इसीलिए ट्रेडिशनल पैस्टोरलिस्ट जो थे, जो कि नोमैडिक थे, वो क्या करते थे, मूव करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो नोमैडिज्म था वो उनको अलो करता था देम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। मतलब वो जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे ना, घुमंतर लोग थे, ये घूमते रहते थे, और उस घुमंतर की वजह से या फिर उनकी मूवमेंट करने की वजह से उनके जो बुरे दिन थे वो उन्होंने कभी उनको सर्वाइव नहीं किया और क्राइसिस से वो बचे रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थे। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में आप कह सकते हैं, या ब्रिटिश पीरियड में मसाई जो थे वो उनको एक ही फिक्स एरिया में जो था रहना था, एक रिजर्व के अंदर उनको रहना था, और उनकी ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई थी कि वो मूव नहीं कर सकते हैं पैस्चर्स की तलाश में। उनको जो है बेस्ट ग्रेजिंग लैंड से उनको निकाल दिया गया और उनको फोर्स किया गया कि वो ऐसे एरियाज में रहें जहाँ पे बारिश कम होगी और जहाँ पे सूखा पड़ा रहता था। सिंस दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेस टू वेयर पैस्चर्स वर अवेलेबल, और वो मतलब क्या कर रहे थे, अपनी कैटल्स को शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे ऐसी जगहों पे जहाँ पे पैस्चर लैंड जो है वो अवेल हो। इसलिए लार्ज नंबर्स जो थे मसाई कम्युनिटी के लार्ज नंबर ऑफ मसाई कम्युनिटीज़ के जो कैटल्स थे वो भूख से मरने लगे, और बहुत सारी डिजीजेज जो थी सूखे में या जब सूखा पड़ा उस समय पे बहुत सारी तरह की बीमारियां जो थी वो फैलने लगी। एक इंक्वायरी के तहत 1930 में एक इंक्वायरी हुई थी, जिसमें ये शो किया गया है कि मसाई जो थे केन्या के, उनके पास 7,20,000 कैटल्स थी, 8,20,000 शिप्स थी, और 1,71,000 जो थे उनके पास डंकीज थे। लेकिन जस्ट 2 सालों के अंदर, सूखा पड़ने के 2 सालों के अंदर, 1993 से 1994 के बीच में जो टाइम पीरियड था, आधी से ज़्यादा कैटल जो थी मसाई रिजर्व की वो मर चुकी थी या मर गई थी। और जिस तरीके से जो एरिया था ग्रेजिंग लैंड का वो कम होता गया, और जो इफेक्ट था सूखे की वजह से वो बढ़ता गया। मतलब जो इफेक्ट हो रहा था पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के ऊपर सूखे की वजह से वो बढ़ने लगा। फ्रीक्वेंट बैड ईयर्स लेड टू अ स्टडी डिक्लाइन ऑफ द एनिमल स्टॉक ऑफ द पेस्टोरलिस्ट, और ये जो बुरे दिन उनकी ज़िंदगी में आए, इसकी वजह से जो एनिमल स्टॉक्स था पेस्टोरलिस्ट का, उसके बीच में भी डिक्लाइन देखने को मिलने लगा। अब आता है नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। अब जो ये कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, इस पीरियड में सभी जो पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग थे वो इक्वली इफेक्ट नहीं हो रहे थे। मतलब इफेक्ट सब हो रहे थे, लेकिन कई जगहों पे बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे थे, कई जगहों पे बहुत कम, और कई जगहों पे तो बिल्कुल इफेक्ट हो ही नहीं रहे थे। तो मसाई लैंड में, जो कि अफ्रीका के अंदर थी, सारे की सारे पेस्टोरलिस्ट जो थे वो इक्वली इफेक्ट नहीं हो रहे थे इन सब चेंजेस से, जो चेंजेस कॉलोनियल पीरियड के अंदर देखे गए थे। प्री कॉलोनियल टाइम्स में मसाई सोसाइटी जो थी वो 2 सोशल कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई थी, एक थी एल्डर्स की और एक थी वॉरियर्स की। ठीक है, एल्डर्स में आप कह सकते हैं वो लोग थे जो कि बूढ़े बुजुर्ग होते थे, जो कि एडवाइसेस देते थे या लड़ाई झगड़े जो थे वो ख़त्म करते थे, और वॉरियर्स में वो जवान लोग होते थे जो कि लड़ाई वगैरह लड़ने के लिए जाते थे।
देखिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, जो एल्डर्स थे वो रूलिंग ग्रुप होता था, वो रूलिंग ग्रुप को फॉर्म करते थे और पीरियोडिक मतलब काउंसिल्स में हर 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद ये लोग मिलते थे और डिसाइड करते थे कि किस तरीके से कम्युनिटी को चलाना है, और डिस्प्यूट्स को भी ये क्या करते थे, सेटल करते थे। मतलब कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसे बोलते हैं ना सरपंची करते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया उसको ख़त्म ये करते थे। और वॉरियर्स जो थे, ये यंगर पीपल जो होते थे वो उस कैटेगरी के लोग होते थे, और ये प्रोटेक्शन करते थे किसकी, ट्राइब की। और दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज कैटल रेड्स। ये लोग क्या करते थे, कम्युनिटी को डिफेंड करते थे, बचाते थे, और कैटल की रेड्स को ऑर्गेनाइज करते थे। ठीक है, जैसे कि मतलब पहले समय में क्या होता था, जिस भी ट्राइब के पास ज़्यादा कैटल्स होती थी उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय पे कैटल जो थी वो क्या थी, उनकी वेल्थ थी, उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं था। उनका ये बोला जाता था जिसके पास ज़्यादा कैटल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा अमीर होगा। तो ये क्या करते थे, एक दूसरे की ट्राइब्स के ऊपर अटैक करते थे और उनसे उनकी ट्राइब्स छीन के, सॉरी कैटल्स जो थे वो छीन के ले आते थे। उसी को बोला गया है कैटल रेड्स। ठीक है, रेडिंग जो थी उस समय पे उन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वहाँ पे कैटल जो थे उसको दौलत माना जाता था, समझा जाता था। तो रेड्स के थ्रू ये समझा जाता था कि जिस भी पेस्टोरल ग्रुप के पास कैटल ज़्यादा होंगे वो ग्रुप जो है वो क्या होगा, पावरफुल होगा। यंग मैन जो थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया वॉरियर्स के, मतलब उनको कौन सी कैटेगरी में फॉल करवाया गया, वॉरियर क्लास में। और वो क्या करते थे, when they proved their maleness by raiding the cattle of other pastoral groups and participating in wars, they however were subject to the authority of the elders। कहने का ये मतलब है यहाँ पे, तो यंग मैन जो थे, जो जिनको वॉरियर क्लास में कंसीडर किया जा रहा है, जब वो क्या करते थे, अपनी ताकत दिखाते थे दूसरे पेस्टोरल ग्रुप्स की कैटल्स को रेड करके और पार्टिसिपेट करके वॉर्स में, उन लोगों को अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स के द्वारा जो है वो अवार्ड वगैरह या फिर उनकी प्रशंसा की जाती थी। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, नोट हाउ द वॉरियर्स वियर। यहाँ पे देखिए ये आपके थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक है, आप अपनी बुक पे देख लीजिएगा। इन्होंने देखिए किस तरह से अपना कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो है वो पहना हुआ है। तो यहाँ पे वॉरियर्स जो है इन्होंने डीप रेड शूकाज, ये जो इन्होंने सर पे पहना हुआ है ना, इसको शूकाज बोला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने भी मतलब ज्वेलरी टाइप की पहनी हुई है, 5 फुट जो है इन्होंने मतलब ज्वेलरी पहन रखी है। उसके बाद कपड़े इनके देखिए इन्होंने किस तरह से कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, यहाँ पे पूरा वो बताया हुआ है। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली ये लोग जो हैं वो जिस तरह से हम अपने मतलब सूरज को चढ़ते हुए सूरज की पूजा करते हैं या उसको इज्जत देते हैं, उसी तरह से ये लोग भी क्या कर रहे हैं, उसको ऑनर कर रहे हैं। वॉरियर्स जो हैं वो सोसाइटी की सिक्योरिटी को देखते हैं, जहाँ और जो लड़के होते हैं, यंग लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइव स्टॉक की हर्डिंग करते हैं, मतलब उनको लेके जाते हैं और उनको चरवाते हैं। लेकिन जब सूखे का सीजन शुरू हो जाता है तो वॉरियर्स और बॉयज जो हैं वो क्या करते हैं, हर्डिंग लाइव स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब दोनों लड़के हों चाहे जवान लड़के हों, वो क्या करते हैं, जानवरों को लेके जाते हैं और जंगलों में चरवाते हैं। फिर आज भी अगर आप देखेंगे, यंग मैन गो थ्रू एन एलाबोरेट रिचुअल बिफोर दे बिकम वॉरियर्स। तो एक लड़के को जब वॉरियर बनाना होता है या वॉरियर की कैटेगरी में डालना होता है तो बहुत सारे तरह के रिचुअल्स जो है, रीति रिवाज जो है वो फॉलो किए जाते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर कॉमन, ऑल दो एक्चुअली इट इज़ नो लॉन्गर कॉमन। अब तो इस तरह से नहीं है, लेकिन उस समय पे बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था, रिचुअल्स जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे। लड़के को 4 महीने के लिए जो है वो बाहर भेज दिया जाता था, और जब एंडिंग विद एन इवेंट व्हेन दे रन टू द होमस्टेड एंड एंटर विद एन एटीट्यूड ऑफ रेडर। ये लोगों को 4 महीने के लिए छोड़ दिया जाता था और इनको बोला जाता था कि भाई आप क्या करें, कैटल्स वगैरह को क्या करके लाएं, रेड करके लाएं। जो जितनी ज़्यादा कैटल्स रेड करके लाता था उसको एक सेरेमनी होती थी और उसको ड्रेसअप वगैरह पहनाया जाता था, लूज लूज कपड़े पहनाए जाते थे। डांस जो था वो पूरी रात या पूरा दिन चलता रहता था, और सेरेमनी जो थी वो एंड की जाती थी कैसे, उस लड़के को वॉरियर की कैटेगरी में डालकर। ठीक है, यहाँ पे ये बताया हुआ है। देन टू एडमिनिस्ट्रेट द अफेयर्स ऑफ द मसाई, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ मेजर दैट हैड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो मसाई कम्युनिटी को चलाने के लिए ब्रिटिश जो थी उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए ताकि वो उनके ऊपर बहुत सारी इम्प्लीकेशंस इम्पोज कर सके। उन्होंने चीफ्स जो थे उनको अपॉइंट किया। डिफरेंट सब ग्रुप्स, मतलब जो मसाई कम्युनिटी थी ना, हर एक मसाई कम्युनिटी के अंदर उन्होंने एक चीफ जो था वो अपॉइंट कर दिया, जो कि क्या कर रहा था, उस ट्राइब के जितने भी अफेयर्स थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। मतलब ट्राइब क्या कर रही है, क्या खाती है, क्या करती है, कितने जानवरों को चरवाने ले जाती है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीफ को दे दी। ब्रिटिश जो थी उसने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो थी रेडिंग और वॉरफेयर के ऊपर लगा दी, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी एल्डर्स और वॉरियर्स की वो अफेक्ट होने लगी। क्योंकि एल्डर्स और वॉरियर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, अपनी मर्जी से डिसीजंस लेते थे, अपनी मर्जी से काम करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब उनके ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, उनको रेडिंग करना बंद कर दिया, उनको वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, तो उनकी लाइफ जो थी वो बुरी तरह से अफेक्ट होना शुरू हो गई थी।
चीफ्स जो थे वो अपॉइंट किए जाते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको क्या किया जाता था, सैलरी दी जाती थी। और दे हैड अ रेगुलर इनकम विद विच दे कुड बाय, उनको एक हर महीने मतलब मंथली सैलरी मिलती थी, जिससे वो क्या करते थे, एनिमल्स को खरीदते थे, गुड्स को खरीदते थे, इवन दो लैंड को भी खरीदते थे। और वो ये जो चीफ होते थे ना, ये पैसा जो है वो पुअर नेबर्स को भी उधार पे देते थे, ताकि वो क्या कर सके, टैक्स को पे कर सकें। मतलब जो पुअर पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग होते थे ना, जिनके पास पैसा नहीं होता था, तो ये जो चीफ होते थे मसाई कम्युनिटी के, पेस्टोरल कम्युनिटी के, ये इन पुअर पीपल्स को पैसा उधार पे दे देते थे, ताकि ये लोग क्या कर सके, टैक्स को पे कर सके। और उसके बाद बहुत सारे जो थे वो अच्छे ज़िंदगी जीने लगे, टाउन्स में चले गए, और अपने आप को ट्रेड में इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। इनके बीवी और बच्चे जो थे वो विलेजेस में ही रहते थे और जानवरों की देखभाल करते थे। ये चीफ जो थे टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ वार एंड ड्राउट, और ये लोग क्या करते थे, वॉर होता था जब, या फिर सूखा पड़ जाता था, तो उस समय पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार लेते थे। क्यों? क्योंकि ये पेस्टोरल और नॉन पेस्टोरल इनकम इनको दोनों मिलती थी, जिससे ये एनिमल्स को खरीदते थे, और ये इनका जो स्टॉक था एनिमल्स का वो डिप्लीट नहीं हो रहा था। देखिए, चीफ्स जो थे ना, इनको क्या किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इनको पैसा पे करती थी, और इन्होंने माल जो रखा हुआ था, कैटल्स जो रखे हुए थे, उससे भी ये पैसा क्या करते थे, कमा लेते थे। तो जब कभी सूखा पड़ जाता था, या जब कभी वॉर हो जाती थी ना, तो इन लोगों की ज़िंदगी जो थी वो अफेक्ट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि अगर सूखा पड़ गया, अगर जानवर इनके मर गए, तो इनको कोई अफसोस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो क्या कर रही होती थी, सैलरी दे रही होती थी, इसलिए इन लोगों को किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन जो लाइफ हिस्ट्री थी पुअर पेस्टोरलिस्ट की, वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, लाइव स्टॉक के ऊपर, ठीक है, उनके जानवरों के ऊपर। दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू टाइड ओवर, और इनके पास और कोई भी जरिया नहीं था कि ये बुरे वक्त को मतलब अपने बुरे वक्त को निकाल सके इन पशुओं के अलावा। इन्हीं पशुओं से ये प्रोडक्ट को इकट्ठा करते थे, उनकी स्किन होगी, एनिमल की स्किन होगी, वूल होगी, दूध हो गया, मीट हो गया, अंडे हो गए, इनको उन्हीं से बेचने पड़ते थे, और उन्हीं से वही पैसा कमाते थे। और जब कभी सूखा पड़ जाता था और इनके जानवर मरने लगते थे, तो इनके पास और कोई दूसरा सोर्स नहीं था कि ये अपना बुरा वक्त जो है वो गुजार सके। वॉर और फेमाइन के टाइम पे ये लोगों ने बहुत कुछ जो है वो खो दिया था, और ये काम की तलाश में टाउन्स में चले गए। सम एक्ट आउट ऑफ लिविंग एज चारकोल बर्नर्स, और कुछ जो थे वो चारकोल बर्नर्स में मतलब कोयले की फैक्ट्री में चले गए, कुछ जो थे वो दूसरी तरह की जॉब करने लगे। दे द लकी कुड गेट मोर रेगुलर वर्क इन, और जो अच्छे खासे जिनकी किस्मत अच्छी थी, उनको रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ समय के लिए क्या मिल गया, रेगुलर वर्क मिल गया। सोशल चेंजेस जो थे मसाई सोसाइटी के, वो टू लेवल्स पे जो थे वो देखने को मिले। पहला, ट्रेडिशनल और डिफरेंस बेस्ड जो था एज के बीच में, एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच में, वो डिस्टर्ब्ड होने लगा, और ये पूरी तरह से क्या हुआ, ब्रेक डाउन नहीं हुआ। सेकेंडली, एक न्यू डिस्टिंक्शन जो था वेल्थी और पुअर पेस्टोरल्स के बीच में, वो डेवलप होना शुरू हो गया था। देखिए क्या बोला गया, जो चेंजेस आए ना मसाई सोसाइटी के अंदर, वो दो तरह से आए। पहला क्या था कि जो एक डिफरेंस था, जो ट्रेडिशनल डिफरेंस था ना पहले एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच में, वो अब टूट चुका था। पहले दो ग्रुप्स थे ना मसाई कम्युनिटी के, एक सोशल था और एक एल्डर्स था और एक वॉरियर्स का था। लेकिन अब ये जो था ये खत्म हो चुका था। अब ना ये दो ग्रुप्स नहीं रहे, अब एक ही ग्रुप बन गया। दूसरा क्या था, पहले वेल्थी और पुअर का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब ये लोग जो थे, इनके बीच में भी अमीरी और गरीबी का कंसेप्ट जो था वो आ चुका था, और इस तरीके से मसाई कम्युनिटी भी ब्रेक डाउन हो चुकी थी। अब कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, तो हमने देखा पेस्टोरल कम्युनिटी जो थी डिफरेंट पार्ट्स की, वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अफेक्ट हुई थी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। न्यू न्यू लॉज और न्यू न्यू बॉर्डर जो थे, उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से उनकी मूवमेंट को अफेक्ट कर दिया। जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही थी उनकी मोबिलिटी के ऊपर, पैस्टोरलिस्ट जो थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो अच्छे पैस्चर की तलाश कर सके। और जिस तरह से पैस्चर लैंड डिसअपियर हो रहा था, और ग्रेजिंग जो थी वो ग्रेजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। वाइल पैस्चर दैट रिमेन डिटोरेटेड थ्रू कॉन्टिन्यूस अवर ग्रेजिंग, और पैस्चर लैंड जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ उनके जानवर एक ही जगह पे चरते थे, वो पूरी तरह से क्या होने लगा था, खत्म होना शुरू हो गया। और जब ड्रॉट का, सूखे का समय आ गया, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो थे उनको देखने को मिले। उनके कैटल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में मरना शुरू हो गए। पेस्टोरलिस्ट जो थे उन्होंने अपने आप को न्यू तरीके से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पाथ जो था एनुअल मूवमेंट का, उसको चेंज कर दिया, कैटल के नंबर को डिक्रीज कर दिया, प्रेस फॉर राइट्स टू एंटर न्यू एरियाज, और उन्होंने परमिट्स ले लिए ताकि वो न्यू एरियाज में जाके रह सके। पॉलिटिकल प्रेशर्स डाला उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि उनको रिलीफ सब्सिडी मिल सके या फिर दूसरी तरह की सपोर्ट मिल सके। और उन्होंने डिमांड की कि उनको फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट भी मिल सके। पेस्टोरलिस्ट जो थे वो अपने पास्ट के
चीज़ों को तो नहीं भूले थे। दे आर नॉट पीपल हु हैव नो प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये वो लोग हैं जिनको ऐसा नहीं है कि इन लोगों को अभी वर्ल्ड के अंदर किसी तरह की जगह नहीं मिली है। इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिक्स जो है वो ये बोलते हैं कि पैस्टोरल नोमैडिज्म जो है वो एक फॉर्म है लाइफ की, जो कि कहाँ पे सूटेड है, मतलब कहाँ पे ज़्यादातर परफेक्टली सूट करती है, हिली और ड्राई रीजन किसके, वर्ल्ड के। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको ये राइका शेफर्ड्स के बारे में बताया है, जो कि जयपुर के हाईवे पे है। हैवी ट्रैफिक जो है वो हाईवेज के ऊपर हो रहा है, बिकॉज ये लोग जो है वो शेफर्ड कर रहे हैं, सॉरी माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे न्यू एक्सपीरियंस के लिए। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।